हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। द वे अ क्रो, इस तरह से एक क्रो। सूक डाउन ऑन मी, हिलाकर गिराया मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरी जो हृदय की स्थिति है, जो कि बहुत ही दुखी है, उसको बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और इस तरह से मेरे जो दिन के कुछ बचे हुए हिस्से हैं उसको बर्बाद होने से बचा लिया है। यहाँ पे पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण से वो दुखी है। ये हमें कैसे पता लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, हर्ट, यानी उसके हृदय को चोट पहुंची है और वो इतना दुखी है कि वो एक जहरीला पेड़ के पास जाता है। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। अब कोई दुखी आदमी एक जहरीला पेड़ के पास क्यों जाएगा? यहाँ पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है वो उस पेड़ के नीचे सुसाइड करने के लिए गया है, जहर ढूंढने के लिए गया है उस पेड़ के पास, क्योंकि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। लेकिन उसी वक्त एक क्रो के किसी मूवमेंट के कारण हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ के छोटे छोटे कण जमा हुआ है वो पोएट के ऊपर गिरता है, और इसी कारण उसका जो दुखी मन है वो खुश हो जाता है। और सुबह से जो उसने अपने दिन के कुछ हिस्से को चिंता फिक्र में बर्बाद कर लिया था, उसको और आगे बर्बाद होने से बचा लेता है। अब ये खुश क्यों हो रहा है? कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसके कारण से वो खुश हो जाता है? और वो मोमेंट है छोटे छोटे कण उसके ऊपर जैसे ही गिरता है। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि वो जो खुश हो रहा है, वो जो मोमेंट है, वो किसके कारण से हो रहा है? वो दो वर्ड है, हेमलॉक ट्री और क्रो। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है और क्रो हमारे समाज में नेगेटिविटी के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही वर्ड जो है वो समाज में नेगेटिविटी के लिए, डेथ, सॉरो, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए जाना जाता है। अब ये इतना नेगेटिव होने के बाद भी कुछ अच्छा मोमेंट कर रहा है, जिसके कारण से पोएट का हृदय चेंज हो जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ पे हमें गौर ये करना है कि हमारे समाज में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके कारण भी कुछ अच्छा हो सकता है हमारे लाइफ में, उसको हमें पहचानना है। अब हम इस पोएम का एक ब्रॉड मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के लाइफ में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी वो खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो सुसाइड करने की भी सोच लेता है। उस समय इंसान को हर चीज़ नेगेटिव दिखता है। लेकिन इस पोएम में यही कहा गया है, यही समझाने की कोशिश किया गया है कि उस समय जब हमें हर चीज़ नेगेटिव दिख रहा है, हर तरफ निराशा छाया हुआ है, उसी निराशा में से हमें कुछ अच्छा मोमेंट ढूंढना चाहिए और अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए। और इस तरह से अगर हम चेंज करेंगे तो आगे का जो लाइफ होगा वो अच्छा बीतेगा। अब हम इस पोएम में लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ किया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम। राइम स्कीम में कौन सा वर्ड किसके साथ राइम करता है उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्रो है, वो राइम कर रहा है स्नो के साथ, इसलिए इसको ए
नाम दे देते हैं। और मी राइम कर रहा है ट्री के साथ, इसलिए इसको बी बी। तो अब इस पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हर्ट राइम कर रहा है पार्ट से, इसलिए सी सी। मूड राइम कर रहा है रूट से, यानी डी डी। तो सेकंड पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, सी डी। आगे बढ़ते हैं। इस पोएम में इंजैम्मेंट को भी यूज किया गया है। इंजैम्मेंट क्या होता है, द मीनिंग रन्स ओवर फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन। यहाँ पे देखोगे ये जो लाइन है इसका कंटिन्यूएशन सेकंड लाइन तक हुआ है। यहाँ पे कोई कॉमा या फुल स्टॉप यूज नहीं किया गया है, यानी फर्स्ट लाइन कंटिन्यू कर रहा है सेकंड लाइन में, इसको कहते हैं इंजैम्मेंट। इस पूरे पोएम में देखोगे इंजैम्मेंट को यूज किया गया है। पहला लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू कर रहा है, दूसरा लाइन तीसरे लाइन में कंटिन्यू कर रहा है, तीसरा लाइन चौथे लाइन में कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह से इंजैम्मेंट को यूज किया गया है। कहीं पे कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, लास्ट में है फुल स्टॉप। तो ये इंजैम्मेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आगे इस पोएम में एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, इन तीनों लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। सबसे पहले एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। जैसे इस लाइन में ओ साउंड की रिपीटेशन हो रही है, सू, डाउन, ऑन, ये एसोनेंस है जहाँ पे वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। जैसे इस लाइन में डी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे डे, हेड, रूट, यानी डी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे रिपीटेशन को कॉन्सोनेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। अब देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में एक ही डिफरेंस है, जब साउंड का रिपीटेशन वर्ड के बिगनिंग में होता है, बिगनिंग में वर्ड्स के बिगनिंग में जब साउंड का रिपीटेशन हो तो उस वैसे रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, जैसे हैज गिवन माई हार्ट, है ना। तो इस तरह से जब वर्ड्स के बिगिनिंग में साउंड का रिपीटेशन हो तो वैसे रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया। एसोनेंस में वोवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। एलिट्रेशन में साउंड जब वर्ड्स के शुरू में रिपीटेशन हो तो उस वैसे रिपीटेशन को एलिट्रेशन कह देते हैं। आगे इस पोएम में सिंबलिज्म देखते हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये दो वर्ड हैं जिसको सिंबल के रूप में यूज किया गया है। द ब्लैक क्रो एंड पॉइजनस हेमलॉक ट्री आर कॉमनली ए सिंबल ऑफ डेथ, सॉरो एंड फियर। ये ज़्यादातर हमारे समाज में नेगेटिव चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री को। सिंस द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर नॉट एसोसिएटेड विथ गुडनेस, जैसा कि ये सब क्रो और हेमलॉक ट्री अच्छे चीज़ों के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता है। इट इज़ आयरॉनिक दैट इन दिस पोएम इट इज़ डूइंग अ गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ दिस स्नो। इस पोएम में ये नेगेटिव होने के बावजूद कुछ अच्छा कर रहा है। आगे डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे भी सिंबल है
द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो खुशी के तौर पे यूज़ किया गया है। इस तरह से ये हमारा पोएम एंड हो जाता है। थैंक यू।